8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका अध्याय 10 शुरू कर रहे हैं, ध्वनि, जिसमें 801, 802, 805, 814 और 815 ये लर्निंग आउटकम शामिल है। तो इसमें ये पाठ की जो तैयारी दिखाई गई है, इसमें ये क्या करना है कि नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, जैसे इधर क्रमांक, वाद्य यंत्र, ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग का तरीका दिखाया गया है। तो आपको ये देखना है कि इसमें जैसे तबला किससे ध्वनि उत्पन्न करता है। इसमें जो तानी झिल्ली यानी कि जो चमड़े की झिल्ली होती है उससे पीटने पर आवाज़ होती है। तो हम लिखेंगे इसका तानित झिल्ली। इकतारा मतलब एक तार से तना होता है, उसको तानित तार से उस पर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर ढोलक में क्या होता है, ढोलक में भी तानित झिल्ली होती है। मंजीरा क्या होता है, इसमें झांझें जो होती हैं ना, और या प्लेटें, उसके द्वारा इसमें से आवाज़ होती है। घंटी में क्या होता है, इसमें ये आंतरिक फ्लैपर होते हैं जो, और घंटी के जो होंठ होते हैं उस पर जब मतलब हिट किया जाता है तो वो बजता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक फ्लैपर और घंटी के होंठ। मृदंग में क्या होता है, तानित झिल्ली होती है, जैसे कि तबले में होती है ना। और ये वीणा में क्या होता है, वीणा में तानित तारें होती हैं। स्कूल की घंटी में क्या होता है, घंटी की जो प्लेट होती है ना धातु की, उसमें बीट्स होते हैं। हारमोनियम में क्या होता है, धातु की रीड्स जो बीट करती है तो उससे आवाज़ निकलती है। और बांसुरी में क्या होता है, हवा भेजी जाती है, यानी वायु स्तंभ के द्वारा इस पर जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये पूरा यहाँ तक आपको देख लेना है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो ध्वनि का तारत तो ज्ञात किया जाता है, किससे ज्ञात किया जाता है, ध्वनि का तारत तो हमेशा इसकी आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। ठीक है। फिर चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म में ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो ये इसमें दिखाया गया है। और इससे अगर हवा निकाल गई तो क्या होगा। तो जब हवा निकल जाएगी तो माध्यम नहीं बचेगा। जब माध्यम ही नहीं होगा तो ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है जी। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ। तो मैं, देखिए इसमें कंपित झिल्ली न तो हारमोनियम में होती, न सितार में, न बांसुरी में। किस में होती है, तबला में। तो तबला में आपको टिक लगा लेना है। कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो ध्वनि तो माध्यम में ही गमन करती है, और निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है। तो बाकी ये तीन के तीनों हैं। तो ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं सी में। तो आप सी में टिक लगा लीजिए, नहीं कि केवल 1, 2, 3 में होगी। ठीक है। इन चारों में से निर्वात हट जाएगा, क्योंकि निर्वात में से ध्वनि गमन नहीं करती है। अब ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की क्या करना पड़ेगा, आयाम घटाना पड़ेगा। मतलब आयाम जितना कम होगा प्रबलता उतनी कम होगी, और आयाम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही प्रबलता तेजी। आयाम का तो जैसे जैसे मान लीजिए ये आयाम का मतलब सेंटर लाइन है। तो ये जब ध्वनि की पिच ऊपर तक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ तक तो एक लूप बनता है। तो ये अधिकतम आयाम, यानी कि ये यहाँ से जितना ऊपर जाता है ये कहलाता है आयाम। तो जितना ज़्यादा आयाम होगा वो जो है ध्वनि के कंपनों की प्रबलता तेज होगी, और जितना कम आयाम होगा वो उतनी ही कम होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका आयाम कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से अगला बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें प्रबल है, हर्ट्ज है, शोर है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और आवृत्ति। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है
मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास यानी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये होता है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है। अब आ जाइए तीसरा नंबर। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज़ में बोलें तो उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? वो उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाएगी? शोर कहलाती है। फिर कंपन में आयाम जितना अधिक होगा, अब ये भी पीछे पढ़े हैं आप, ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी, यानी आयाम जितना ज़्यादा उतनी ही प्रबलता। और आवृत्ति को किस में व्यक्त करते हैं? हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला तीसरा प्रश्न है कि जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ तो उस भाग का नाम लिखिए। तो जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे गले में स्थित स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड्स कंपन करते हैं। फेफड़ों से आने वाली हवा इन स्वर रज्जुओं के बीच से गुजरती है, जिससे वे कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। इसी में चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है? तो महिलाओं की ध्वनि का तारतत्व तो अधिक होता है, इसलिए आवाज़ पतली होती है। इसके विपरीत पुरुषों की ध्वनि का तारतत्व तो कम होता है, जिसके कारण आवाज़ मोटी और भरभराहट टाइप की होती है, ठीक है ना। तो मुख्य इसका परिणाम क्या है? तारतत्व का अधिक होना, यानी महिलाओं की आवाज़ तीखी होने का कारण क्या है? तारतत्व का अधिक होना, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है? यदि आयाम दुगुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आयाम को दुगुना करेंगे तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? तो ध्वनि की प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका प्रबलता वर्ग के समानुपाती होगा। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो वो अगर दुगुना करेंगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? छठवां प्रश्न ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद हैं, तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होंगे? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो हाँ, यदि आप कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह बंद हैं, तो भी आप बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ थोड़ी बहुत या हल्की सुन सकेंगे, क्योंकि कार के बंद शीशे ध्वनि को पूरी तरह से रोक नहीं पाते, वे केवल उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई? सातवां कह रहे हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, और अर्थात इसकी इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज हो जाएगी। और इसका संकेत भी लिखना होगा तो वो HZ है, ठीक है, कैपिटल H स्मॉल z, ठीक है, मतलब इसमें नीचे बगल में छोटा सा Z लिख देते हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बालक सीटी बजा रहा है, यहाँ पर एक ड्रम बजा रहा है। तो शुरू करते हैं। ऊपर 2 चित्र A तथा B दिए गए हैं। चित्र A में कोई लड़का सीटी बजा रहा है, चित्र B में कोई लड़का ढोल बजा रहा है, ठीक है जी। अब आगे प्रश्न शुरू होता है कि दोनों कार्यों में से अधिक तारतत्व की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? तो देख लीजिए इसमें किससे होगी। सीटी से अधिक तारतत्व यानी अधिक पिच वाली ध्वनि उत्पन्न होगी, और ढोल की झिल्ली पर ढोल की जो झिल्ली है कम आवृत्ति पर कंपन करती है, जिससे कम तारतत्व वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि सीटी में हवा का स्तंभ अधिक आवृत्ति उत्पन्न करता है, मतलब आवृत्ति पर कंपन करता है, जिससे अधिक तारतत्व वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा ये कम वाइब्रेट करेगा और ये देखा इसका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो जिसका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो आवृत्ति ज़्यादा होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तारतत्व ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर किसका तारतत्व ज़्यादा हो जाएगा? सीटी का, ठीक है। अब ये दोनों ध्वनियों की तुलना शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर तथा पक्षी में से किसकी ध्वनि का तारतत्व अधिक होगा?
तो यदि सीटी और ढोल की आवाज़ की तुलना शेर की दहाड़ और पक्षी की ध्वनि से की जाए तो पक्षी की ध्वनि का तारतम्य यानी पिच अधिक होगा। हालांकि शेर की दहाड़ बहुत प्रबल होती है जबकि पक्षी की ध्वनि आमतौर पर दुर्बल होती है, लेकिन तारतम्य के मामले में पक्षी की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 9। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? यानी कि कोई भी म्यूजिक जो है यानी बिल्कुल अच्छी आवाज़ भी क्या शोर में कन्वर्ट होती है? तो शोर एक अप्रिय अनियमित ध्वनि है जबकि संगीत एक सुखद नियमित और सुरीली ध्वनि है। हाँ, सुस्वर ध्वनि भी शोर बन सकती है, खासकर जब इसे बहुत तेज आवाज़ में बजाया जाए, जब यह किसी के लिए असहनीय हो जाए। यानी सुस्वर ध्वनि भी अगर किसी के लिए असहनीय हो रही है तो वो उसे शोर की श्रेणी में रखा जाएगा। 10वां कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते। तो हर कंपित वस्तु की ध्वनि नहीं सुन सकते क्योंकि मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनियों को ही सुन सकता है। यदि कंपन की आवृत्ति इस सीमा से बाहर हो तो हम उसे नहीं सुन पाते, भले ही कंपन हो रहा हो। समझ में आ गई? 11वें कह रहे हैं कि श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। श्रव्य ध्वनि क्या होती है, अश्रव्य ध्वनि क्या होती है? तो इसके लिए हम लोग कुछ सीमा तय कर रहे हैं, जैसे आवृत्ति सीमा। तो श्रव्य ध्वनि क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और अश्रव्य ध्वनि क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम, जिसको अवश्रव्य बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक यानी पराश्रव्य। यानी इन दोनों से पहले और इन दोनों के बाद, यानी इससे पहले और इसके बाद जो होगी ध्वनि वो अश्रव्य ध्वनि होगी। अब श्रव्य ध्वनि को तो मानव कान सुन सकते हैं और ये जो अश्रव्य ध्वनि है वो मानव कान नहीं सुन सकते। अब उदाहरण देना है, जैसे मानवीय वाणी, जैसे जो बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम बात बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है। संगीत, पक्षियों का चहचहाना, ये श्रव्य ध्वनि है। अश्रव्य ध्वनि में क्या आ जाएगा? जैसे भूकंप जब आता है तो कुछ समझ में नहीं आता, ज्वालामुखी जब फटता है तो अचानक फट जाता है, चमगादड़, अल्ट्रासाउंड का जो स्कैन होता है उसमें जो साउंड छोड़ा जाता है वो है ना, ये 20,000 से अधिक होता है, तो इनको नहीं सुना जा सकता, इसलिए इन्हें अश्रव्य ध्वनि में लिया जाता है। ठीक है, तो अपने घर के आसपास या आपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो जैसे वाहनों की ध्वनियाँ हो गई, लाउड स्पीकर हो गया, बर्तन, पटाखे, रेडियो, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सीलिंग फैन, कूलर, फेरी वाले, त्यौहार और सामाजिक कार्यक्रम, ये सब सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें भी ये ध्वनि प्रदूषण होता है। अब ये 13वां प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? तो ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है अनुपयोगी या अत्यधिक शोर जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है, जैसे कि यातायात, निर्माण या औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला शोर। लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने से स्वास्थ्य पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें सुनने की क्षमता में कमी, उच्च रक्तचाप, तनाव, नींद में गड़बड़ी, हृदय संबंधी रोग और एकाग्रता में कमी शामिल है। ठीक है, अब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह हमारे कानों द्वारा कैसे सुनी जाती है ना, कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है, तो इसके बारे में लिखना है कि ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है और जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वो अपने आसपास के हवा के अणुओं को भी कंपन कराती है, जिससे हवा में तरंगे बनती हैं। ये तरंगे हमारे कानों तक पहुंचती हैं और कान का पर्दा इन तरंगों के कारण कंपन करने लगता है, जो छोटे छोटे बालों को हिलाता है
ये बाल तरंग तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं जो मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं और मस्तिष्क उन्हें ध्वनि के रूप में पहचानता है। इस तरह हमने ये सुनाई देता है। ठीक है। 15वां कह रहे हैं कि एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है कि लिया गया कुल समय 2 सेकंड है, दोलनों की संख्या 20 है जो दिया है। ठीक है। तो आवर्तकाल की परिभाषा होती है, जो सूत्र होता है, लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो लिया गया समय 2 सेकंड है और दोलनों की संख्या 20 है, तो काट दीजिए 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 सेकेंड। तो आवर्तकाल कितना निकल आया? 0.1 सेकेंड, यानी आवर्तकाल। ठीक है। अब आवृत्ति क्या हुई? तो आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी 1 आवर्तकाल, और इसे काहे में नापते हैं? हर्ट्ज में। तो आवर्तकाल 0.1 यानी 1/10 वाला। जब 1/10 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये 10 में बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये 10 हर्ट्ज। ठीक है। 0.1 हर्ट्ज 0.1 सेकेंड है, लेकिन जब आवृत्ति के रूप में लिखेंगे तो ये हर्ट्ज उसका पैमाना लिखेंगे। तो ये जब 0.1 ऊपर जाएगा तो हर्ट्ज 10 में बदल जाएगा। ठीक है। क्यों? दशमलव से हटेगा तो 1/10 बनेगा, और 1/10 कहाँ जाएगा? यहाँ। तो ये हर्ट्ज बन गया। ठीक है। 10 हर्ट्ज बन गया। अब प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए, चित्र बनाइए। चित्र यहाँ आपको खुद बना लेना है। ठीक है। तो बांसुरी को वाले जो बजाते हैं वादक, उनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। ऐसे बहुत हैं, एक एक नाम लिखते हैं। तबला में जाकिर हुसैन लिख लीजिए, सितार में पंडित रविशंकर लिख लीजिए, सरोद में उस्ताद अमजद अली खान, और शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लिख लीजिए, और यहाँ पर फोटो बना लेना है आपको। इसमें कह रहे हैं बा में कि साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो साला घर मोहल्ले में उपलब्ध वाद्य यंत्रों की सूची, जैसे ढोलक, मंजीरा, झांझ, जो भी आप देख रहे हैं उसको बस लगातार लिखते जाएं। हारमोनियम, बांसुरी, तबला, वीणा, सितार, गिटार, एकतारा, और भी जो भी दिखे आप इस पे आगे जोड़ते चले जाइए जिन खाली जगहों में पर। ठीक है। अब प्रोजेक्ट 2 कह रहे हैं कि अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारे आसपास की कई वस्तुएं ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती हैं, जिसमें वाहन, लाउड स्पीकर, औद्योगिक मशीनें, निर्माण कार्य, पटाखे, घरेलू उपकरण आदि शामिल हैं। ठीक है। इसके अलावा तेज संगीत बजाने वाले रेडियो और टेलीविज़न, हवाई जहाज़ और सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रम भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं। ठीक है। तो और अगर आपकी समझ में आए तो वो भी लिख लीजिएगा। बा में है कि ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण करिए। ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन यानी नारे भी लिखिए। तो ये ऐसा देखिए जिसमें भोंपू बताया गया है। 2 तो भोंपू हैं, ये दोनों इसमें आवाज़ से दबाने पे चलते हैं। तो ये कुछ ऐसा बना लीजिएगा। उतना बढ़िया तो नहीं आया, इनकी भोंपू का ही चित्र बना के भी आप रख सकते हैं। तो जब बजाएंगे तो ध्वनि तरंगे निकलेंगी। तो और इसका कुछ शीर्षक लिखना हो तो ये लिखिए, ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और शांति के लिए खतरा। ज़्यादा भोंपू बजाओगे तो अच्छा नहीं लगता है। और स्लोगन लिखना है तो 2 स्लोगन लिखिए, जैसे मौन स्वर्ण है, शोर नहीं, और अनावश्यक हार्न नहीं, स्वस्थ जीवन की राह। तो ऐसे करके आप कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये रहा अध्याय 10।